चलिए अपना पहला करंट अफेयर्स हम लोग याद करते हैं और स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और आप चीज़ें अपनी सही से कर पाएँ। पहला है तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो स्पेस स्टेशन है इनका, जहाँ से लॉन्चिंग की जाती है, वहाँ पे तीसरा इन्होंने अपना लॉन्चिंग पैड स्टार्ट किया है। और ये तीसरा जो लॉन्चिंग पैड है इसको बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा। भारत अपनी चीज़ों को प्रॉपर मैनर में करना चाह रहा है, प्रॉपर मैनर में करके इन्हें रेगुलेट करना चाह रहा है। तो इन चीज़ों को ये करना चाहता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। यही चीज़ यहाँ पर है जो करनी होगी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि सतीश धवन जो है ये कहाँ पर है, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहाँ से आएगा, क्या करेगा, कैसे काम करेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटे में क्या किया है बेटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इन्होंने तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दे दी। एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह है ये जो 2071 में रोहिणी सैटेलाइट से प्रक्षेपण से चालू हुआ और सतीश धवन जी के नाम पर 2002 में इसको बदलकर सतीश धवन स्पेस सेंटर कर दिया गया। आगे बैठ जाओ ना, अरे आगे बैठे भारत का एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह ये था, ये बारे में। अब आइए हम बात करते हैं भाई साहब की जिनका नाम सतीश धवन है। सतीश धवन इस इतिहास में क्यों थे, इनका नाम क्या था, इनके बारे में जानते हैं। श्रीनगर में जन्मे सतीश धवन एक प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में प्रायोगिक द्रव्य गति विज्ञान अनुसंधान का जनक कहा जाता है। Born in Srinagar, Satish Dhawan was an eminent rocket scientist, hailed as the father of experimental fluid dynamic research। ये एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, याद रखना क्या वर्ड पूछा जाएगा, एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक रिसर्च के पिताजी हैं कौन, सतीश धवन। ये सतीश धवन की शक्ल है, बहुत सुंदर थे। इन्होंने अशांत और सीमा परतों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। He made significant contribution into the study of turbulence and the boundary layers। जो टर्बुलेंस होता है उनके बारे में इन्होंने पूरी चीज़ें फ्लूइड में बताया कि ये इतना ज़्यादा बदलाव इसमें क्यों होता है, इसके बारे में इन्होंने बात की। इसरो में 1972 में, ठीक है, इन्होंने विक्रम साराभाई के बाद चेयरमैन ऑफ इसरो के बने। इनकी लीडरशिप में इंडिया ने स्पेस प्रोग्राम में बहुत सारे काम किए। पहले इनसेट एक टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, दूसरा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक, और तीसरा जो था इन्होंने लॉन्च व्हीकल दिया जो क्या करता है, स्पेस फ्रेमिंग का काम कर रहा था, ठीक है, फायरिंग का काम कर रहा था। अब ये पहला है जिसमें भारत में अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए PSLV इन्होंने स्टार्ट किया ताकि लोग जाएं। सुदूर संवेदन उपग्रह स्टार्ट किया और एक दूरसंचार उपग्रह। ये क्या थी, दूसरे इसरो के चेयरमैन थे और एक बहुत बड़ा नाम बने बाद में। लेगेसी विरासत और मान्यता 2002 में उनके निधन के बाद, जब इनका निधन हुआ तो इनके योगदान के लिए श्रीहरिकोटा का नाम बदल के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। याद रखना श्रीहरिकोटा को क्या बोला जाता है, श्री धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब सर्च कैसे स्टार्ट हुई, ये जो था हमारी ये साइट कैसे बनी, इसके बारे में बात करेंगे। तो 1960 में, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई ने स्वदेशी रूप से उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए मिशन शुरुआत किया और उन्होंने किसको भेजा था, याद रखना, वैज्ञानिक का नाम EV चिटनिस। EV चिटनिस को कहा कि आप जाके, है ना, पूर्वी कोने में ऐसा कोई स्पेस क्षेत्र ढूंढिए जहां पर जाके हम अपने प्रक्षेपण को सुरक्षित रूप में कर पाए। तो इन्होंने उस खोज को प्रारंभ कर दिया। मार्च 1968 में कब स्टार्ट हुआ था, मिशन देखिए कब स्टार्ट हुआ, 60 में, 8 साल लगे इन्हें जगह ढूंढने में। मार्च 68 में श्रीहरिकोटा से संभावित स्थलों की जानकारी और मानचित्र एकत्रित किए गए। अगस्त 1968 तक साराभाई ने श्रीहरिकोटा का सर्वेक्षण किया। अक्टूबर 1968 में श्रीहरिकोटा में 40,000 एकड़ लैंड लिया गया। कितना, 40,000। और उसी में फिर इन्होंने क्या किया, अपना श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन तैयार किया। पूर्वी तट आदर्श क्यों है, रॉकेट पूर्व की दिशा में प्रक्षेपित किए जा सकते हैं जिससे पृथ्वी के घूर्णन का लाभ उठाकर अतिरिक्त वेग प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसको पूर्व की तरफ करोगे तो धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना, तो अतिरिक्त वेग मिलेगा, तेजी से जाएगा, पहला फायदा। दूसरा, यहाँ पे तकरीबन जो पेलोड की क्षमता है क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि 450 मीटर पर सेकंड की महत्वपूर्ण वृद्धि स्पीड में हो जाती है। आधा किलोमीटर अप्रॉक्स पर सेकंड स्पीड यहाँ पे बढ़ी मिलती है, नहीं तो यहाँ पर इनको प्रक्षेपण करने में सहायता मिलती है। दूसरा, बहुत कम लोग रहते हैं श्रीहरिकोटा में, कम जनसंख्या से एक फायदा में क्या होता है, और महासागर के निकट है, तो अगर हार्डवेयर फेलियर होता है, कुछ होता है, तो हम धड़ाक से क्रैश कर देंगे, हमारा कोई नुकसान ही नहीं। वहाँ इंसान नहीं है, बस्ती नहीं। अब लखनऊ से हम लॉन्च पैड डालें और बस विश्वजीत के घर के ऊपर ही पेलोड कैंसिल हो जाए, तो विश्वजीत अपना घर बताएंगे कि खुद को बचाएंगे,
या रॉकेट लॉन्चेंगे, क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो ऐसी जगह पे लॉन्च करते हैं जहाँ से उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे ले आए। जब वो लॉन्च होता है अपने इनिशियल फेज में समुद्र के ऊपर होता है, तो उसमें अगर कुछ भी होगा तो उसे तोड़ा फोड़ा जा सकता है, बहुत आसान है, ठीक है। अब ये दूसरा है, प्रक्षेपित करने के लिए इक्वेटर के पास होना जरूरी है, तो ये इक्वेटर के पास है। भूमध्य रेखा के जितने पास होगा उतना अच्छा हम लॉन्चिंग कर पाएंगे, तो इस चक्कर में हमने इसको यहीं पर छोड़ा हुआ है। थर्ड लॉन्च पैड की हमें ज़रूरत क्यों? अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन के लिए हमें हरिकोटा में जो सेकंड लॉन्चिंग व्हीकल है उसके साथ एक तीसरा डिज़ाइन करना जरूरी था। तो क्योंकि फ्यूचर में ह्यूमंस जाएंगे ऊपर, अंतरिक्ष सर्वेक्षण में हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी क्योंकि हमने डॉकिंग वाला काम तो कर ही दिया। तो अब भविष्य में हमें एक बहुत बड़ा हैवी मिशन अगर चाहिए तो हमारे पास कोई लॉन्च व्हीकल नहीं है इतना बड़ा, तो हमें एक ऐसा थर्ड लॉन्चिंग पैड चाहिए जहाँ से हम हैवी आने वाले टाइम पे लॉन्चिंग को सफल बना दें। अब ये राष्ट्रीय महत्व की है, इसे 4 साल में पूरा करना है, 48 मंथ्स में, और ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से भारत में स्पेस का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है और ये स्पेस में हम किस तरीके से अपनी तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुमुखी विन्यास अगर हम बात करें तो TLP जो हमारे में क्या होता है, यूनिवर्सल एडॉप्टेबल डिज़ाइन है, जिसके थ्री मार्क 3 जैसे लोगों को और जो सेमी क्रायोजेनिक स्टेजेस के व्हीकल्स उनको हम लॉन्च कर सकते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आने वाले टाइम पे बड़े एयरक्राफ्ट्स को भी हम यहाँ पर लॉन्च कर पाए। अगर थर्ड लॉन्च पैड जो व्हीकल है TLP जिसे बोले, अगर ये अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है कई सारी चीज़ों को करेगा, हायर लॉन्च फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएगा, नेशनल स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। हम जितने भी स्पेस मिशन अपने मजबूत और बड़े करेंगे वो हमें कहीं ना कहीं लाभ देते हुए जरूर देखेंगे, है ना। और ये क्या करेगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और एक्सप्लोरेशन मिशन के। अगर कल को हम एक लॉन्च पैड बना रहे हैं और हमें एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपना बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसक्राफ्ट चाहिए और लॉन्चिंग पैड बहुत अच्छा चाहिए। तो ये थर्ड लॉन्चिंग पैड हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, ठीक है। मौजूदा लॉन्च पैड की बात करो, ये जरूर ध्यान रखना, प्री में पूछा जाएगा, फिर बाद में आप लोग मत कहना सर हम क्लास में तो थे पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो जो पहला लॉन्च पैड है ये PSLV SL और SSL को ही सपोर्ट करता है, पहला याद रखिएगा। सेकंड लॉन्च पैड जो है ये क्या करता है, स्टैंड बाई है PSLV एंड बीइंग प्रिपेयर टू ह्यूमन रिलेटेड LVM-3 गगनयान मिशन। ये क्या करेगा, गगनयान मिशन जो है लाइट व्हीकल जो है मैन्ड मिशन का उसको भी ले जा सकता है। पर थर्ड लॉन्चिंग पैड जो बनेगा ये फ्यूचर डिमांड के लिए सॉलिडिफाई करेगा एडवांस स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की कैपेबिलिटीज को। अगर ये दोनों जो काम नहीं कर पाएंगे वो थर्ड कर देगा। तो तीसरा लॉन्च मिशन भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और इसको हम बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकते। अब श्रीहरिकोटा को क्यों चुना, क्योंकि भाई अगर घूर्णन की बात करें पूर्वी तट से हम तेजी से उड़ सकते हैं, विरल आबादी। श्रीहरिकोटा तीसरा लॉन्च पैड क्या करेगा, ये अगली पीढ़ी के नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स जो आएंगे वो और न्यू स्पेस फ्लाइट्स के मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो पैड्स हैं जो अभी तक है उनके लिए कोई बैकअप हमारे पास नहीं है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक बैकअप हम तैयार कर लें ताकि हम इन चीज़ों को रेगुलेट कर पाएँ और सही कर पाएँ। तो ये लॉन्च व्हीकल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। याद रखिए इसरो आज से नहीं डे 1 से अपने आप को स्पेस में एक बहुमूल्यता को सिद्ध करते हुए आई है और आज भी उस बहुमूल्यता को सिद्ध कर रही है। किसी डॉकिंग को करना वो भी पहले मिशन में भले ही डिलीट किए पर सक्सेसफुली करना, ये हमें क्लियर बताता है कि हम करना चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे। इसरो के साइंटिस्ट की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो दुष्कर से दुष्कर कार्य को सस्ते में करने का प्रयास करते हैं। 48 मंथ्स में वो एक पूरा मिशन तैयार कर रहे हैं, थर्ड लॉन्च व्हीकल बना देंगे। तो गगनयान मिशन के बाद जो हमने बात की है 28 में हमारा गगनयान मिशन है, 28-29 में, 27 में जाने जरा भूल जाओ। तो 30 तक हमने कोशिश की है, 30 से 32 में हम एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना देंगे। तो उसी के प्रयास में ये लोग लगे हुए हैं।